सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 12 जिसका नाम है गुरु और चेला, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता गुरु और चेला से ली गई है। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो आइए बच्चों, इस कविता का हम पठन और स्पष्टीकरण दोनों करते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यह बजता बाजा। तो बच्चों, यहाँ पर गुरु मतलब हमारे जो गुरुजी होते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं। और चेला का मतलब होता है शिष्य। धेला का मतलब होता है पैसा। डगरी का मतलब होता है रास्ता। शीश का मतलब होता है सिर या मस्तक। सुयश का मतलब होता है प्रसिद्धि। तो कविता इस माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि एक गुरु थे और उनका एक चेला था, मतलब उनका एक शिष्य था। दोनों के पास एक भी पैसा नहीं था, मतलब वे बिना पैसे के थे और बिना पैसे के ही वे घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे, मतलब एक शहर में पहुंचे। नगर की सड़कें जो थी वे बड़ी चमक रही थी। तभी अचानक उन्हें एक ग्वालिन दिख गई। उसके लिए सिर पर घड़ा था। अभी देखो बच्चों, आपको यहाँ पर दिख रहा है यह ग्वालिन है जिसके सिर पर घड़ा है। गुरु ने ग्वालिन को रोककर पूछा कि यह कौन सी नगरी है। अब गुरु और चेला ये दोनों तो उस नगर में पहुंच गए, पर इन्हें उस नगर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब वे उस ग्वालिन से पूछते हैं कि ये नगर कौन सी है और यहाँ का राजा कौन है, यहाँ किसकी प्रसिद्धि का डंका बजता है, मतलब इस नगर में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसकी होती है। आगे कवि कहते हैं, कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। पधारे मतलब होता है बच्चों आए। जब हम आते हैं, स्वागत जब हमारा होता है, जब हम पधारते हैं तो उसे कहते हैं आना। अनबुझ का मतलब होता है मूर्ख। भाजी का मतलब होता है सब्जी। मुसीबत का मतलब होता है समस्या। तो यहाँ पर इस पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि गुरु ने जब ग्वालिन से पूछा कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ के राजा कौन है, तब ग्वालिन ने उस गुरु से कहा, महाराज पंडित, भले ही आप यहाँ आए हैं, लेकिन यह अंधेर नगरी है। इसका जो राजा है वो नीरा मूर्ख है, मतलब वो राजा बड़ा ही मूर्ख है। यहाँ सब कुछ टके शेर मिलता है, चाहे वह भाजी हो या खाजा। मतलब कि यहाँ पर वह ग्वालिन जो है वह गुरु से कहती है कि यहाँ सब्जी हो या खाजा हो, मतलब मिठाई हो, यहाँ पर सारी चीजें टके शेर से मिलती है। सुनकर गुरु का माथा ठनका, मतलब वह सोच में पड़ गया कि अरे यहाँ पर ऐसे कैसे है। उस गुरु ने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी पल अंधेर अर्थात कुछ भी अनर्थ हो सकता है। अतः उन्हें ऐसी मुसीबत में पड़कर अपनी खुद की जान नहीं देनी है। वह सोचने लगे कि यहाँ से फौरन मुझे चल देना चाहिए। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चलेगा आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेल। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। विवश का मतलब होता है बच्चों मजबूर।
हाट का मतलब होता है बाजार। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि ग्वालिन से जब गुरु ने जाना कि यह अंधेर नगरी है, यहाँ पर कुछ भी अनर्थ हो सकता है और यहाँ का जो राजा है वह बड़ा ही मूर्ख है, तभी गुरु ने तुरंत उस जगह को छोड़ने का निर्णय कर लिया। उसने चेले से चलने को कहा, परंतु उसका जो चेला था वह कहने लगा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब गुरुजी कहने लगे कि तुझे रुकना है तो तू रुक, मैं यहाँ से चलता हूँ। और ऐसा कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए, पर चेला जो था, शिष्य जो था, वो वही उस नगरी में रह गया। एक दिन वह उस नगरी का बाजार देखने निकला, मतलब यह जो शिष्य है एक दिन उस बाजार में वह गया। वह हैरान रह गया, वह चकित रह गया। क्या जानकर? जब वह बाजार गया तब उसने देखा कि वहाँ सारी चीजें टके सेर बिक रही है। वह खीरा हो या ककड़ी हो, हल्दी हो या जीरा हो, ये सारी चीजें टके सेर बिक रही थी। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी, था अनबूझ राजा। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। अब इस पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं कि इस अंधेर नगरी में सब कुछ टके सेर मिलता था, ये शिष्य को पता चला। अतः उस शिष्य ने खूब रबड़ी मलाई खाई। अब उसे रबड़ी पसंद थी तो उसने उस बाजार में पेट भर के रबड़ी और मलाई खाई। कवि कहते हैं कि आप मूर्ख राजा की अंधेर नगरी का आगे का ताजा हाल सुनिए। मतलब कवि कहते हैं कि इस अंधेर नगरी में और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आगे की पंक्तियों में दी गई है। उस साल वहाँ खूब बरसात हुई, खूब पानी बरसा, खूब बिजली चमकी और खूब बादल भी गरजने लगे। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना मेरा करतब, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी ने गिरी यह न मोटी घनी थी। खता का मतलब क्या होता है बच्चों? खता मतलब गलती। तो यहाँ पर इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं, कवि यह कहना चाहते हैं कि उस अंधेर नगरी में बरसात जब हुई, जब बिजली चमकी, तब उस दौरान कौन सी घटना घटी? उस दौरान इतनी भारी बारिश हुई कि राज्य की जो दीवार थी वह गिर गई और राजा तुरंत वहां पर पहुंच गए। जैसे ही राजा को पता चला कि उस राज्य की दीवार गिर गई है, तुरंत वे सवारी लेकर वहां पहुंच गए। उसने संतरी को बुलाया, उसने दीवार गिरने का कारण पूछा। संतरी से पूछा कि यह दीवार कैसे गिरी है। संतरी ने झट से जवाब दिया कि दीवार उसकी गलती से नहीं गिरी है, दरअसल दीवार ही कमजोर बनी थी, मोटी और घनी नहीं थी। मतलब कि यह जो दीवार जिसने बनाई थी, यह दीवार मोटी और घनी नहीं थी, इसीलिए यह दीवार गिर गई थी। खता कारगिर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है राज, आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जब राजा ने संतरी से दीवार गिरने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि दीवार कमजोर बनी थी इसलिए वह दीवार गिरी, इसीलिए वह गिर गई। इसमें गलती उसकी नहीं बल्कि कारीगर की है जिसने वह दीवार बनाई थी। कारीगर को फौरन बुलाया जाए, ऐसा राजा ने आदेश दिया और कारीगर को सजा दो। राजा ने क्या आदेश दिया कि कारीगर को तुरंत बुलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए, ऐसा राजा ने आदेश दिया। इसकी गलती से दीवार गिरी है अतः इसे मौत दो। राजा ने आदेश दिया कि इस कारीगर को मौत की सजा दो, इस कारागिर के कारण ही यह दीवार टूटी है।
कारीगर बिना एक क्षण विलंब किए बोल पड़ा, महाराज इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ऐसा कौन कहने लगा? वह कारीगर जिसने वह दीवार बनाई थी। यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गिला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। भिश्ती का मतलब होता है बच्चों पानी भरने वाला, शरारत का मतलब होता है गलती, और गफलत का मतलब होता है भूल होना। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जब राजा ने संतरी के माध्यम से जाना कि कारीगर की गलती से दीवार गिरी है, तो उन्होंने फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। कारीगर ने तुरंत अपना बचाव किया। कारीगर कहने लगा कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। उसने भिश्ती को दोषी करार दिया, मतलब उस कारीगर ने कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें भिश्ती की गलती है। उसने राजा से कहा उसकी गलती से दीवार गिरी है। किसके गलती से? उस भिश्ती की गलती से, क्योंकि उसी ने सारा गीला कर दिया। राजा ने आदेश पर भिश्ती को बुलाया गया। अब राजा ने कहा कि अगर भिश्ती की गलती है तो भिश्ती को बुलाया जाए। भिश्ती को देखते ही राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। भिश्ती ने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है, बल्कि मशक बनाने वाले की गलती है। उसी ने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें पानी ज्यादा समा गया, जिसके कारण दीवार कमजोर हो गई और गिर गई। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। अब आगे कवि कहते हैं कि भिश्ती बरी हो गया, मतलब कि भिश्ती ने अपनी बाजू संभाल ली, वह बच गया और उसने मशक पर यह जो इल्जाम था वह डाल दिया। अब राजा के कहने पर मशक को बुलाया गया। इस मशक ने भी अपनी चतुराई से अपना बचाव किया। मशक कहने लगा राजा से, दीवार गिरने में मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि मंत्री की गलती है। उन्हीं की यह भूल थी और उन्हीं की यह लापरवाही थी। उन्होंने ही मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलवा दिया। मैंने चमड़ा चुराया नहीं और एक बड़ी मशक बना दी। इस मशक में पानी ज्यादा भरता है, इस प्रकार यह गलती मेरी नहीं है, बल्कि मंत्री की है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला कि दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा ना था। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। हुक्म का मतलब क्या होता है बच्चों? आदेश देना। और जल्लाद का मतलब होता है फांसी पर चढ़ाने वाला आदमी। अब कवि इस पंक्तियों में कहते हैं, जब राजा को बताया गया कि इसमें मंत्री की गलती है, मंत्री की लापरवाही है, उसी के कारण यह दीवार टूटी है, तो उसने मंत्री को हाजिर देने का आदेश दिया। मंत्री तब आया और राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने को कहा। सुनकर फौरन जल्लाद आ गया। वही जल्लाद जो लोगों को फांसी पर चढ़ाता है, वह आया और उसने मंत्री को उसी क्षण लेकर फांसी पर चढ़ाने के लिए कहा। किंतु मंत्री जो था वह काफी दुबला था। उसकी जो गर्दन थी वह इतनी पतली थी कि फांसी के फंदे में वह नहीं आती थी। अतः राजा ने उसकी जगह किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़कर लाने को कहा, ताकि उसे अच्छी तरह फांसी पर चढ़ाया जा सके। राजा का एक ही उद्देश्य था कि किसी आदमी को फांसी पर चढ़ाना। और इसी तरीके से राजा कहने लगे कि तुरंत ऐसे आदमी को लेकर आओ जिसकी गर्दन उस फांसी में लटक कर उसी क्षण उसे फांसी दे दी जाए। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा
कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब संतरी जो था वह मोटी गर्दन वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। बहुत जल्दी उन्हें चेला हलवा खाते हुए मिल गया, मतलब एक शिष्य जो था वह उसे हलवा खाते हुए मिल गया। उन्होंने चेले से कहा महाराज ने आपको न्योता दिया है, न्योता मतलब आपको खाने पर बुलाया, आप फौरन महाराज के पास चलिए। चेला मन ही मन खुश हुआ, यह सोचकर कि राजा के दरबार में खूब छकक कर खाएगा, मतलब वह सोचने लगा कि अरे वाह, राजा ने मुझे खाने पर बुलाया है तो मैं पेट भर उसके यहाँ खाना खाऊंगा। लेकिन आकर देखा तो वहां एक नया झमेला खड़ा था, चारों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता हो तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। कवि कहते हैं मोटी गर्दन वाले चेला को देखकर राजा ने तुरंत उन्हें फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। चेले ने राजा से पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे यह तो बताओ, कम से कम मेरी गलती बताओ कि मैंने किया क्या है। राजा ने फौरन उससे कहा कि तुम चुप हो जाओ, तुम ज्यादा बकबक मत करो। लेकिन चेला जो था वह बुद्धू नहीं, बड़ा ही चालाक था। उसने राजा से कहा कि फांसी पर चढ़ाने से पहले मुझे मेरे गुरु के दर्शन करा। वह समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ एक बहुत बड़ा झमेला है, और वैसे ही तुरंत उसने राजा से कहा कि अगर तुम्हें मुझे फांसी पर चढ़ाना ही है तो सबसे पहले मेरे गुरु के दर्शन कराओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। अब कवि आगे कहते हैं चेले के कहने पर गुरुजी को बुलाया गया और गुरुजी वहां पर आ गए। जब गुरुजी वहां पर आए तो उन्होंने अपने चेले को, अपने शिष्य को रोते हुए पाया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, किसे? शिष्य को, और उनके कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर दोनों की आपस में भिड़ंत हुई, मतलब शिष्य और गुरु दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों कहने लगे, गुरु कहने लगा मैं फांसी पर चढ़ूंगा, और शिष्य कहने लगा नहीं, मुझे फांसी पर चढ़कर अपनी जान देना है। दोनों में से कोई भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार न था। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। अब कवि आगे कहने लगे कि फांसी पर चढ़ने के लिए गुरु और चेले में जो भिड़ंत हुई उसमें दोनों भी ऐसे लड़ने लगे, वहां से दोनों भी हटने को तैयार नहीं थे। जो शिष्य था वह कहने लगा मैं फांसी पर चढ़ूंगा, और गुरु कहने लगा मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा ने बढ़कर पूछा कि आखिर बात क्या है। तब गुरु ने बताया कि फांसी पर चढ़ने का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, मतलब राजा से भी उच्च पद वाला। उसके सिर पर पूरे संसार का ताज होगा, ऐसा वह गुरु उस राजा से कहने लगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जरा मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। अब अंत में कवि कहना चाहते हैं कि जब राजा को गुरु ने बताया कि शुभ मुहूर्त पे जिसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा और उसी पर संसार का ताज होगा, तब अचानक राजा सोचने लगा कि अगर ऐसी सच बात है तो मैं स्वयं इसी क्षण फांसी पर चढ़ता हूँ,
क्योंकि मुझे जो है, मुझे संसार का ताज चाहिए, मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है। इस प्रकार राजा जो है वह मूर्ख बनकर उस फांसी पर चढ़ गया और यहाँ पर प्रजा जो थी वह बहुत खुश हो गई। इनमें खुशी की लहर दौड़ने लगी। मूर्ख राजा के मरते ही घर घर में बधाई का बाजा बजने लगा। मतलब कि क्या बच्चों, इस कविता में हमें कवि यह बताना चाहते हैं कि यह इसमें जितने भी लोगों को राजा ने फांसी पर चढ़ने के लिए कहा था, वे लोग तो चालाक नहीं निकले। वे लोगों ने अपनी चालाकी से अपनी जान बचा ली और आखिरकार फांसी पर आने की नौबत किसकी आ पड़ी? राजा की। मतलब राजा ने जिसे फांसी पर चढ़ाने के आदेश देते गए, पर उस फांसी पर आखिरकार ये मूर्ख राजा ही उस फांसी पर चढ़ गए। किस लिए? तो लालच के कारण। इस तरीके की यह अंधेर नगरी जहाँ पर एक मूर्ख राजा था और इस तरीके से उसने अपने प्राण इस कविता में गवा दिए। तो इस तरीके से यहाँ पर यह कविता हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।